यहाँ पे दो केसेस होंगे जब c के बाद कुछ नहीं रहेगा और c इक्वल टू 5 रहेगा। तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन शो करेंगे तो ये हो गया एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये आपका मोमेंटम हो गया। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टाइप नंबर 7। सो न्यू का जो डायमेंशन होगा ml-1 t-1 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। जैसा कि मैंने प्रायोरिटी लिस्ट में मेंशन किया था 3 स्टार वाले टॉपिक, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट एंड डायमेंशन। इसमें के जो टॉपिक्स हैं लाइक यूनिट बेस्ड पे क्वेश्चन आए हैं, डायमेंशन बेस्ड पे क्वेश्चन आए, पीरियड बेस्ड पे क्वेश्चन आए हैं। जैसे आप देख सकते हैं जेई मेंस में यूनिट बेस्ड पे 16 क्वेश्चन आए हैं, नीट में 6 आए हैं, और डायमेंशन बेस्ड पे 131 आए हैं और इसमें 30 आए हैं, और इरर बेस्ड पे 1 और 2 क्वेश्चंस आए हैं। तो हम आज देखेंगे डायमेंशन बेस्ड पे क्वेश्चन, जो इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इन टॉपिक्स पे जो बाकी टॉपिक्स बच रहे हैं उसको मैं बाद में किसी और सीरीज में कवर करूंगा, लेकिन इस सीरीज में क्या है जो आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलवा सकता है उस टॉपिक को डिस्कस करूंगा मैं। तो आज का टॉपिक डायमेंशंस है। डायमेंशंस में हम लोग पहले आगे उसके कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, और राउंड ऑफ के रूल्स जो होते हैं, और एसआई यूनिट्स एंड डायमेंशनल फार्मूला, और लास्ट में डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे। फिर उसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो QIQs होंगे और नीट के होंगे और JEE के होंगे। तो इसमें आप बने रहिए, नीट और JEE दोनों स्टूडेंट आप देखेंगे और अच्छे से समझिए, और ट्रेंड को भी ऑब्जर्व कीजिए कि किस किस टाइप के क्वेश्चन है। और मैं क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो आपको इसमें बताऊंगा कितने टाइप के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनते हैं। टोटल 6 to 7 टॉपिक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से बनते हैं इस चैप्टर के। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे फिजिकल क्वांटिटी होती है इस चैप्टर में, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एक नंबर वैल्यू हो गई और यूनिट होता है। जैसे दो टाइप की इसमें दो स्पेसेस होते हैं ना, यहाँ पे यूनिट हो गया आपका, यहाँ पे नंबर हो गया आपका। तो ये जो नंबर है, नंबर को आप क्या एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना होता है हमें। स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, a into n के पावर b, like a is less than 10 and greater than equal to 1, and n is equal to 10 and b is any number belongs to number. So यहाँ पे ये क्राइटेरिया हो गया। और राउंड ऑफ का जो होता है रूल, राउंड ऑफ का रूल हम अप्लाई करते हैं ताकि अप्रोप्रिएट वैल्यू ले सकें। पहला तो होता है एक ग्रेटर देन 5। अब कोई डेसिमल है, A B C है, यहाँ पे D है, कोई डेसिमल है, अगर मैं इस चीज को राउंड ऑफ कर रहा हूँ इस डिजिट तक, डेसिमल के 2 डिजिट तक, तो इसमें मैं C को देखूंगा। अगर C जो है 5 से बड़ा रहा तो एक केस बन सकता है, और C जो है 5 से छोटा रहा तो दूसरा केस बन सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है, C जब 5 के इक्वल हो। तो इसमें क्या है, इसमें 3 केसेस बनते हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ। जो 5 अगर रहेगा ग्रेटर, ये 5 से बड़ा रहेगा, तो ये क्या होगा, ये जो B होगा यहाँ पे सब वैसा ही लिखा जाएगा, बस B क्या होगा, B+1 लिख के वहां पे डिजिट बढ़ा देंगे। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नो चेंज होगा। और इस केसेस में जो होंगे, जो C इक्वल टू 5 होगा, तो अगर C इक्वल टू 5 है और उसके जस्ट आगे D है, सॉरी D यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई और नंबर है, E, अगर मान लीजिए E है, अगर E कोई नंबर है, नॉन जीरो नंबर है, तो आप B को आगे बढ़ा देंगे, B+1 कर देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, कोई नॉन जीरो नंबर नहीं है, जीरो है या फिर कुछ नंबर ही नहीं है, जीरो लिखिए या फिर कुछ और लिखिए, और वैसा ही होगा। तो यहाँ पे दो केसेस होंगे जब C के बाद कुछ नहीं रहेगा और C इक्वल टू 5 रहेगा। तो यहाँ पे अगर B जो है, B अगर इवन रहेगा तो नो चेंज होगा, वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। अगर B इक्वल टू ऑड रहेगा तो हम एक बढ़ा देंगे, B+1 कर देंगे। तो ये रूल हो गया आपका राउंड ऑफ का रूल। और स्टैंडर्ड फॉर्मेट का रूल जो मैंने आपको बताया, a इक्वल टू 10 पावर b, a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10, एंड b is belongs to number. So this is about standard format and round off rule। और आप ये दो लिख सकते हैं, जैसे देखिए ये नंबर है और ये यूनिट है। तो हम सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको आगे हेल्प करेगा, क्योंकि इस टाइप के भी क्वेश्चन कुछ पूछते हैं, इस सिस्टम से इस सिस्टम में बदलिए, इस सिस्टम से इस सिस्टम में बदलिए, ये सब होते हैं। तो CGS सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, और ये आप जानते हैं, उतना ज़्यादा इस पर टाइम स्पेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है।
और ये तो वैसे पूछता भी नहीं है, बट पढ़ लेंगे तो ठीक ही रहेगा। और SI यूनिट जो MKS का ही एक अल्टरनेटिव है, बट ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम पे अडॉप्ट किया गया है। तो इसमें लेंथ को मीटर में नापते हैं, मास को किलोमीटर में और टाइम को सेकंड में। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि फंडामेंटल यूनिट्स हैं, तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं और 2 आपके सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। तो ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स, ये जैसे मीटर हो गया, इसको हम लोग M से डिनोट करते हैं। और इसका डायमेंशनल फार्मूला जो होता है ये L होता है। और ये और ये किलोग्राम हो गया, इसको हम लोग kg से डिनोट करते हैं और इसका डायमेंशनल फार्मूला M मीन्स मास। और ये हो गया टाइम आपका जो सेकंड में होता है SI यूनिट का, और इसको सेकंड में करते हैं। और इसका जो होगा ये डायमेंशनल फार्मूला T हो गया। इन तीनों का हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे, बट इसका भी यूज होता है एम्पेयर, इसको A से डिनोट करेंगे। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है I होता है, या फिर आप इसको A भी ऐसे लिख सकते हैं, कई बुक में ये भी लिखा होता है। तो ये दोनों ही आप याद रखिए। और ये जो टेम्परेचर है उसको हम लोग केल्विन में नापते हैं और उसका जो सिंबल है K है। और बट डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो थीटा होता है, तो इसको आप याद रखेंगे। और वैसे इन दोनों का यूज तो उतना नहीं होता, बट इसको आप देख लेंगे। इसको कैंडेला हो गया आपका J में और मोल हो गया N में। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और ये जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, इसको हम लोग 2 चीज में करते हैं। ये हो गया आपका प्लेन एंगल, ये हो गया आपका सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का हो गया रेडियन एंड सॉलिड एंगल का हो गया स्टेरेडियन। इन दोनों का जो डायमेंशन होते हैं वो 1 आप ले सकते हैं कहीं भी। अगर आपको थीटा आ जाए, लाइक प्लेन एंगल आ जाए, या फिर आपका आ जाए सॉलिड एंगल आ जाए, तो उसको आप डायमेंशन की जगह 1 लिख सकते हैं। कोई डायमेंशन सोचने की जरूरत नहीं कि इसका क्या होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम कुछ डायमेंशन के की कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक तो आप जान गए होंगे कि ये डायमेंशंस ये होते हैं जो मैंने आपको ऊपर बताया, और इस पे आप ध्यान रखिएगा। ये करंट का होता है, करंट का एम्पेयर में नापते हैं, एम्पेयर को भी कभी ये भी लिख सकते हैं। और डायमेंशनल फार्मूला होता है जो ये एक स्क्वायर बॉक्स में होता है, इसमें ये डायमेंशंस रहेंगे और उसके पावर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ लिखा रहेगा उसमें। तो ये हो गया आपका डायमेंशन। और डायमेंशनल कांस्टेंट क्या होते हैं? जैसे कुछ कांस्टेंट होते हैं जो डायमेंशनल कांस्टेंट, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, जो कांस्टेंट होते हैं उनके भी डायमेंशंस होते हैं, और किसी के डायमेंशन नहीं भी होते हैं, डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं। तो ये हो गया डायमेंशन लेस क्वांटिटी। डायमेंशन लेस क्वांटिटी में अगर आप देखेंगे तो क्वांटिटी हुज डायमेंशनल फार्मूला है ऑल 0 पावर, मतलब m के पावर 0 होगा, l के पावर 0 होगा, t के पावर 0 होगा। तो ऐसा रहेगा आपका। तो हम अब देखते हैं कि डायमेंशन लेस क्वांटिटीज, जैसे आप देख सकते हैं विथ यूनिट एंड विदाउट यूनिट। विथ यूनिट तो जो डायमेंशन लेस क्वांटिटीज होती हैं वो 2 ही होती हैं, एक रेडियन और एक स्टेरेडियन, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो होते हैं। बट यहाँ विदाउट रेडियन में बहुत सारे होते हैं, जैसे कुछ यहाँ पे हैं प्योर नंबर हैं, वो भी विदाउट क्वांटिटीज होती हैं, और वो भी विदाउट यूनिट होते हैं। और प्योर नंबर हैं वो भी विदाउट यूनिट होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, पाई हो गया, ये एक इरेशनल नंबर है और ये इसकी वैल्यू है। ये यूलर कांस्टेंट है 2.718, ये भी एक इरेशनल नंबर है, बट इसका यूज कर सकते हैं। और स्टेरेडियन हो गया, ये भी यूनिटलेस होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है जो आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, क्लास 11th में ये क्लास 12th में आप पढ़ेंगे, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। और ये आपका नेचुरल लॉग के प्लेस पे यूज होता है, जैसे आप ln करते हैं ना, तो ये होता है log e, बेस e होता है, e द पावर समथिंग। और भी रेशियो हैं जो विदाउट यूनिट्स होते हैं, उनको डायमेंशन। और यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कुछ कि ऐसे आप डिनोट कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं डायमेंशनल एनालिसिस के। डायमेंशनल एनालिसिस में एक रूल आता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि अगर कोई भी फार्मूला है उसमें आपको लिखा है A = B + C, नॉट एग्जैक्ट लाइक दिस, अगर इसके सिमिलर में कुछ लिखा है तो उसको हम लोग जो जितने भी टर्म्स होते हैं, इक्वल के इस साइड इक्वल के उस साइड जितने भी टर्म्स होते हैं उनके डायमेंशंस जो होते हैं इक्वल होते हैं। ये हो गया। जैसे अगर लिख दूं यहाँ पे F = ma, तो जो F का डायमेंशन होगा वही इसका भी होगा ma का। और यहाँ पे अगर लिख दूं मैं +α_t, तो यहाँ पे प्लस ये जो है ना α_t, साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये +α_t। अगर यहाँ पे लिख दो +βt², तो सेम यहाँ पे भी आप लिख देंगे βt²। मीन्स प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि जो सिमिलर काइंड के डायमेंशन होल्ड करेंगे उन्हीं को हम लोग सब्ट्रैक्शन और या फिर एडिशन कर सकते हैं। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका हम हेल्प करके हम अलग अलग जो पैरामीटर्स होते हैं, अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, उनका हम लोग निकालते हैं डायमेंशन। अब ये डायमेंशन
तो एनालिसिस जो होता है किस में होता है, किस में मतलब हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। कन्वर्जन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम, जैसे हमने वहां पे 3 या 4 सिस्टम देखे थे, अगर एसआई को निकाल दो 3 सिस्टम। और चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन, जैसे फिजिकल इक्वेशन कोई है जैसे ये है, तो यहाँ पे अगर कोई बोल देगा कि अल्फा का ये डायमेंशन है, तो अल्फा इंटू टी मीन्स टाइम, इसका जो डायमेंशन होना चाहिए इसके इक्वल होना चाहिए और इसके इक्वल होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि ये जो डायमेंशन है अल्फा का करेक्ट है। तो ये करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन को भी चेक करने के लिए यूज होता है। और डिराइव द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के बीच में क्या क्या रिलेशन है, उसके पावर में क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली पावर समथिंग प्रोपोर्शनल है, ये सब चेक करने के लिए हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करते हैं। जैसे अगर कोई बोल दिया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r square distance between them and force is directly proportional to m2, then यहां से हम कंक्लूजन निकालेंगे F is proportional to m1 m2 upon r square। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे एक आएगा कांस्टेंट जो होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 upon r square। तो इन सब में हेल्प करता है ये फार्मूला डिराइव करने के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो 4 की पॉइंट आप याद रखेंगे। नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल कांस्टेंट, जो आपका डायमेंशनल कांस्टेंट है जी था, उसके बारे में वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं देगा कि इसकी वैल्यू क्या है, क्या चीज है। अगर आप देखेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², तो आपको k का डायमेंशन और mv² का डायमेंशन सेम होगा, बट 1/2 ये कैसे आएगा, इससे आप नहीं निकाल सकते डायमेंशनल एनालिसिस से। और दूसरा ये है कि नो इन्फॉर्मेशन अबाउट स्केलर एंड वेक्टर, जो ये डिराइव होगा फार्मूला वो स्केलर होगा या वेक्टर होगा, हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं निकाल सकते। तो ये दूसरा इसका लिमिटेशन हो गया। तीसरा लिमिटेशन ये है कि अगर कोई साइन का फैक्टर है या फिर कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशियो या फिर लॉग का या फिर एक्सपोनेंशियल का कोई भी अगर फैक्टर है, तो ये उसको डिराइव नहीं कर पाएगा। तो ये भी एक लिमिटेशन हो गया। और दूसरा मतलब लास्ट क्या है, चौथा, अगर ये सेम डायमेंशन होगा तो उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा कि ये दूसरी क्वांटिटी है कि कोई और क्वांटिटी। जैसे हम लोग अगर वर्क और टॉर्क की बात करें तो इसका जो होता है डायमेंशन सेम होता है, बट ये दोनों जो होते हैं अलग होते हैं। ये हो गया आपका वेक्टर, ये हो गया आपका स्केलर, और ये दूसरे पर्पस के लिए भी यूज होता है और ये दूसरे पर्पस के लिए भी यूज होता है। तो ये इसके 4 लिमिटेशंस हैं जो डायमेंशनल एनालिसिस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करके, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ आपके जो डिराइव यूनिट डायमेंशन है, आप इसको याद रखेंगे तो आपका कैलकुलेशन जो है बहुत फास्ट हो जाएगा। और आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, आप जिसमें एक दूसरे में कोरिलेशन फार्मूला याद रख लीजिए। मे बी वो फार्मूला सही हो या ना हो सही, अगर सही होगा फार्मूला तो वो भी मतलब सही, और गलत का मतलब क्या है, जैसे वर्क बराबर टॉर्क, ये सही नहीं है फार्मूला, बट मैं डायमेंशन के हिसाब से बोल रहा हूँ तो ये सही है। तो आपको डायमेंशन के हिसाब से भी रखने हैं याद, और आप जब याद करेंगे ये फार्मूला तो आपको पता होना चाहिए कि ये डायमेंशन के हिसाब से सही मैं अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया हूँ या फिर ऐसे रैंडम। तो जैसे आप ये कर सकते हैं, जैसे वेलोसिटी है तो आप अगर एक्सेलरेशन इसको करेंगे तो ये हो गया एक्सेलरेशन बराबर velocity upon time, change in velocity with respect to time। और ये आपका मोमेंटम हो गया, और मोमेंटम हो गया आपका, मोमेंटम अगर करेंगे तो मास इंटू वेलोसिटी हो गया। और फोर्स करेंगे, फोर्स इक्वल टू m इंटू a, और ये आपका मोमेंटम इंटू फोर्स करेंगे तो आपका क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और सेम होता है इसका मास इंटू एक्सेलरेशन। और फिर आप जब प्रेशर की बात करेंगे तो फोर्स अपॉन के एरिया, अब यहाँ से फोर्स निकाला आपने, फिर फोर्स से प्रेशर निकाला, और सेम। अब जब आप फिर बात करेंगे वर्क का, वर्क में इसमें आपका P इंटू B होता है। अब ये फार्मूला केमिस्ट्री में मैक्सिमम और आपके थर्मोडायनेमिक्स से आता है, चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। और आप जब पावर की बात करेंगे तो ये आपका हो गया वर्क अपॉन टाइम। तो ये आपका हो गया डायमेंशनल करेक्ट फार्मूला, आप इसको याद रखेंगे। टॉर्क का हो गया, फिर ऐसे फ्रीक्वेंसी का हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और चार्ज में फिर रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन है। तो आप इसको याद रखेंगे ताकि आप इजिली एक दूसरे से रिलेट करके, अगर आप कोई फार्मूला भूल भी गए हैं, कोई डायमेंशन भूल भी गए हैं, तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम जाएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। तो हम इस पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। पहले ये पहला क्वेश्चन है जो टाइप 1 टाइप का क्वेश्चन है। मैं इसमें 6 से 7 टाइप का डिस्कशन करूंगा। तो ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। इफ E and H represent the intensity of electric field and magnetizing field respectively, देन यूनिट ऑफ E बाई एच। तो हमें E बाई एच का निकालना है यूनिट ऑफ किस रिलेशन। तो हमें पहले आगे फार्मूला पता होना चाहिए। E से रिलेटेड में फार्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड में अगर आप फार्मूला देखेंगे तो होता है ये फोर्स अपॉन चार्ज। तो ऐसे ही हम फार्मूला देखेंगे दूसरे वाले के रिस्पेक्ट में जो H होता है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब इसका भी हम लोग फार्मूला देखेंगे तो ये क्या होता है, एन आई अपॉन एल। तो इसमें जो होता है एन होता है ये कांस्टेंट मींस डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है एन। तो इसमें हम दोनों का पहले आगे कोरिलेशन निकालेंगे। आई इज अ करंट, एल इज अ लेंथ, सो E बाई एच देन एफ अपॉन क्यू एन आई अपॉन एल। सो यहाँ से हम देखेंगे ये हो गया एल अपॉन क्यू एन आई। तो अगर ये क्यू देखेंगे तो Q क्या है, ये करंट का Q बाई टी हो गया आपका। ये तो ये आपका हो गया एफ एल, ये टी इस तरफ चला गया, Q हो गया, N हो गया, Q स्क्वायर है। तो यहाँ पे आप डायमेंशन निकालेंगे पहले आगे सबका, तो एफ एल टी अपॉन क्यू स्क्वायर। तो आप N को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसका डायमेंशन निकालते हैं E बाई एच करके तो आप ये पाएंगे एम एल टी पावर -2 इंटू एल इंटू टी अपन चार्ज। जो हो गया चार्ज क्या होता है आपका, करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम, करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ये टाइम हो गया, और ये हो गया एम एल स्क्वायर ई -2 आई -1। अब आई को आप लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं एम्पेयर करके, और यहाँ पे आई स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे एक टी था तो ये यहाँ पे T3 हो जाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल आप निकालेंगे एम एल स्क्वायर टी पावर -3 आई पावर -2, ये हो गया आपका E बाई एच। तो आप इसमें से सबका फार्मूला निकालेंगे। अगर आपको ये देखेंगे ये तो एकदम नहीं होगा, और जूल 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 भी आप अगर देखेंगे तो जूल एकदम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वर्क होता है ना फोर्स मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। सो डिस्प्लेसमेंट मींस हम डायमेंशन के हिसाब से बात करें, फार्मूला के हिसाब से नहीं, तो डायमेंशन के हिसाब से बात करेंगे तो ये वर्क भी नहीं होगा। म्यू का भी आप देख सकते हैं, और ओम का भी देख सकते हैं। ओम जो होता है V इक्वल टू आई आर होता है, तो ये वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये आपका इक्वल टू करंट। तो यहाँ से अगर देखेंगे आप रेजिस्टेंस का, तो रेजिस्टेंस बराबर होगा V मल्टीप्लाइड बाई आई। तो यहाँ से आप इसका जब निकालेंगे, क्योंकि ये एक हो गया एक ये हो गया, तो इसका आप निकालेंगे तो ऑप्शन ये वाला सही, क्योंकि इसका जब आप डायमेंशन एनालिसिस डायमेंशन निकालेंगे तो ये आएगा इक्वल टू आर। तो हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेम डायमेंशन और मैच द करंट। मींस आपको लिस्ट दिए रहेंगे, इसमें से आपको मैच करना है कौन सा जो फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट कौन सा हो। तो आपको इसमें मैच द कॉलम करना है। तो एक तो पहले आगे आप करेंगे, एक दो का अगर जानते रहेंगे तो एलिमिनेट करके ऑप्शन लगा लेंगे, बट यहाँ पे हम सीख रहे हैं तो हम स्टार्टिंग से ही करेंगे। ये हमारा हो गया पहला ए, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट को हम लोग के से डिनोट करते हैं, और ये आप अगर देखेंगे तो F इक्वल टू kx होता है जब ये पर्टिकुलर स्प्रिंग रहता है। अगर इसे फोर्स लगाएंगे और ये डिस्प्लेस हो गया x यूनिट, तो ये फार्मूला होता है। तो आप k का इजीली फार्मूला निकाल सकते हैं, F अपॉन x। F का आपको याद है m l t -2, और ये हो गया l, इससे जाएगा आपका m t -2। तो आपका ये हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर आप सेकंड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। और ये बी अगर बी सॉल्व करेंगे एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर स्पीड का पहले आप फार्मूला लिख देंगे। एंगुलर स्पीड का फार्मूला लिखने के बाद तो आप निकाल लेंगे। तो एंगुलर स्पीड ये हो गया स्टेरेडियन, इसका मैंने बताया था 1 ही होगा, और टाइम का t होगा, तो इसका आप निकाल सकते हैं t-1। दूसरे का आपका हो गया 1। अब आप फिर से एलिमिनेट कर दीजिए, 1 1 1, अभी 1 दिया है, अब ये 3 दिया है, ये दिया है, तो आपका ये नहीं होगा, ये तो नहीं होगा, मतलब तीनों में से हो सकते हैं। तो आप C निकालेंगे। एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का पहले अगर फार्मूला देखेंगे तो L इज इक्वल टू m r। तो ये हो गया m का मास का m हो गया, t का हो गया L t -1, r का हो गया L। तो ये होगा क्या m l स्क्वायर
t माइनस वन एम एल स्क्वायर t माइनस वन। तो ये हो गया आपका चौथा। तो ये चला गया इसमें और इसमें बचा 3 है। तो आप अगर इसका निकालेंगे 1 2 और ये हो गया 3 मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर। तो ये हो गया तीसरा। तो इसमें से ये दोनों ऑप्शन ही सही है, इसमें कहीं मिस प्रिंट हो गया। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप इसको देखेंगे ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है, तो ये आप यहाँ से कर सकते हैं। ये है आपका मेंस का 2023। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं टाइप 3 का। टाइप 3 में आप देख सकते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी आइडेंटिफिकेशन होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी को उसमें डायमेंशनलेस क्वांटिटी को आइडेंटिफिकेशन के लिए आते हैं या फिर उसके बेसिस पे आते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन ये रहा, इसमें आप कर सकते हैं पहले कि कौन सा डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। आपका ये पावर फैक्टर हो गया, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है और ये भी फैक्टर है। तो ये दोनों फैक्टर वैसे कांस्टेंट ही होते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पावर फैक्टर आपका होता है cos थीटा, थीटा जो एंगल होता है फेस के बीच में। तो ये आपका हो गया कांस्टेंट। और ये देखेंगे अगर क्वालिटी फैक्टर देखेंगे Q, तो ये हो गया आपका ओमेगा नॉट चेंजिंग। तो दोनों का सेम ही होता है यूनिट, तो इसका भी यूनिट हो गया 1 मींस यूनिटलेस। अब हो गया ये परमेबिलिटी, परमेबिलिटी म्यू, इसका मान लीजिए आपको नहीं पता है। और यू ये रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होता है, ये सेम परमेबिलिटी परमेबिलिटी होता है, तो इसका भी यूनिटी एक होता है। अगर इसका आपको फार्मूला भी नहीं पता है तो भी आप इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी अगर याद है, एलिमिनेशन मेथड बेसिकली इसको बोलते हैं, तो आप ये टिक मार देंगे। मैं आगे आपको लिस्ट भी दूंगा जो इम्पोर्टेंट अलग डायमेंशन जो है, जो आपको ध्यान रखने हैं, जो आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने में। तो हम इसको देखते हैं पहले कौन से ईयर का ये क्वेश्चन। तो ये 2021 JEE मेंस। तो अब हम बढ़ते हैं टाइप 4 के। तो टाइप 4 एंड टाइप 5 डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन एंड फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी। लाइक इस टाइप 4 और टाइप 5 पे बेस्ड जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो अननोन्स हैं, लाइक इसमें अननोन है x है और n है, इन सब का हमें निकालना है डायमेंशन। तो हमने बताया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हिसाब से जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड होगा और इक्वल के राइट हैंड साइड होगा, जितने भी टर्म्स होंगे उन सब का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पाई एन टी अपॉन लेमडा cos 2 पाई x अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे डायमेंशन सबका सेम है। अगर आप देखेंगे इसका डायमेंशन, तो ये कांस्टेंट रहेगा, इसका डायमेंशन ये भी कांस्टेंट रहेगा। तो ये जो डायमेंशन ऑफ y है वही आपका डायमेंशन ऑफ a हो गया, ठीक। और ये जो है लेंथ। अगर आप फिर देखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर 2 पाई एन टी, जो इसका डायमेंशन होगा वही डायमेंशन होगा लेमडा का। तभी तो ये डायमेंशन होगी, ये क्वांटिटी जो होगी एक नंबर में आ जाएगी, डायमेंशन लेस। फिर ये आपका नंबर है 1 होगा, ये आपका नंबर है 1 होगा। तो डायमेंशन ऑफ n एंड डायमेंशन ऑफ t इज इक्वल टू लेमडा, मींस व्हाट, n इज इक्वल टू l t माइनस 2, l इज इक्वल टू t माइनस 1। ये हो गया n का डायमेंशन। तो आपको l पता चल गया, आपको n पता चल गया। अब x का सेम तरीके से निकालेंगे, 2 पाई x का जितने का डायमेंशन होगा उतने का डायमेंशन ये होगा लेमडा। तो यहाँ से आप x निकाल सकते हैं, ये हो गया l, x का जो डायमेंशन है। तो यहाँ से आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, डायमेंशन ऑफ n बाई लेमडा, डायमेंशन ऑफ n बाई लेमडा। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ n बाई लेमडा देखेंगे तो ये आएगा l आपका, क्योंकि ये गलत है। डायमेंशन ऑफ n देखेंगे, डायमेंशन ऑफ ये आपका सही। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ये आपका गलत है। इस रूल के मतलब ऑप्शन गलत नहीं है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है वो गलत है, ये स्टेटमेंट लिखा है ये सही है। ये स्टेटमेंट x का डायमेंशन l होगा, ये भी स्टेटमेंट सही है। डायमेंशन ऑफ n इंटू टी, इसमें अगर करेंगे आप n इंटू टी करेंगे तो आपका l ही आएगा, तो ये भी डायमेंशन सही है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत है और इसने यही पूछा है नॉट करेक्ट, तो ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। और ये कौन सी ईयर में है, ये 2024 में है जेईई मेंस। तो अब नेक्स्ट टाइप की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा फाइंड द डायमेंशन फ्रॉम फार्मूला। हमें इसमें क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। और ये फार्मूला हमें पता करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको याद है तो ठीक है, कभी किसी क्वेश्चन में वो फार्मूला दिया रहता है, इसमें आपको पर्टिकुलर एक वेरिएबल का आपको निकालना पड़ता है डायमेंशन। तो हमें इधर निकालना है लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट, तो पहले आगे आप फार्मूला रिकॉल करेंगे जिसमें लेटेंट हीट का इन्वॉल्वमेंट हो। तो आपने पढ़ा होगा जब चेंज होता है वन फेज टू अनदर फेज, कोई भी अगर लिक्विड है
फ्लूइड है, वन फेज टू अनदर फेज चेंज होता है, तो ये होता है आपका ml, जो आपकी हीट एनर्जी होती है, आपका मास मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट का आप हो जाएगा Q अपॉन M। तो आप पहले आगे आपको याद होना चाहिए Q का क्या है डायमेंशन। तो Q का डायमेंशन अगर आप देखेंगे तो ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाय L के सिमिलर ही आता है। ये हो गया आपका मास। फोर्स क्या होता है mlt-2 और ये L हो गया और ये हो गया M। तो अगर आप यहाँ से करेंगे M और ये हो गया L²T-2 और M के पावर 0 लिख देंगे, तो ये हो गया आपके लेटेंट हीट का डायमेंशन। तो M0 0 L²2 ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 2024 जेईई मेंस का क्वेश्चन। अब टाइप 7 की तरफ हम पढ़ते हैं। टाइप नंबर 7, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला यूजिंग डायमेंशन, फाइंड पावर ऑफ वेरिएबल। लाइक इसमें कभी आपसे किसी वेरिएबल का पावर पूछ लेगा या फिर आपको एक फार्मूला डिराइव कर देगा, बताएगा ये इस पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है, ऐसे ऐसे करता है, तो आप उसका फार्मूला डिराइव कीजिए। जैसे ये क्वेश्चन देखेंगे, इफ मोमेंटम P, area A and time T are taken fundamental quantities, then dimensional formula for coefficient of viscosity। अगर अगर हम कोई एक न्यू सिस्टम बनाए जिसमें हम मोमेंटम, एरिया एंड टाइम इसमें रखें इंस्टेड ऑफ MLT एंड अदर थिंग, सो उसमें आप इसका डायमेंशन लिखिए, इसका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो ये हो गया डेरिवेशन फार्मूला। तो हम जानते हैं कि ये और ये फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह एक्ट करें। तो हमें पहले आगे कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो न्यू होता है, हमें पता है कि F इक्वल टू न्यू एरिया मल्टीप्लाइड बाय dV अपॉन dx ये होता है। तो हमें यहाँ से पहले आगे SI यूनिट में डायमेंशन निकाल लेंगे। तो SI यूनिट में डायमेंशन मोमेंटम का होगा ml-t-1, एरिया का होगा L स्क्वायर, टाइम का होगा t। अब हम न्यू का फार्मूला निकालेंगे, तो ये F अपॉन A डिवाइड बाई dV अपॉन के dx। तो ये हो जाएगा mlt-2, एरिया हो जाएगा L स्क्वायर, ये हो जाएगा LT-1 और ये हो जाएगा L to L कट गया और ये हो गया ml-1 और ये T-1 है, ऊपर जाएगा +1 हो जाएगा T-1। सो न्यू का जो डायमेंशन होगा ml-1 T-1 हो जाएगा। अब हमारे पास तीनों डायमेंशन आ गए हैं, न्यू का भी है और जो पर्टिकुलर ऊपर दिए थे वो भी है। तो हम यहाँ से अब डिराइव करेंगे फार्मूला, ये नया डायमेंशन। हमें पता है कि न्यू ये प्रोपोर्शनल है T के पावर A के पावर B, T के पावर C। तो ये प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाएंगे तो यहाँ पे है कोई कांस्टेंट K, P के पावर A, T के पावर B, T के पावर C, ये चीजें आएंगी। तो हम यहाँ से पहले आगे सबका फार्मूला लिख देंगे। क्या फार्मूला लिखेंगे? n का फार्मूला लिखेंगे, न्यू का m L के पावर -1 T के पावर -1, K का तो वन हो जाएगा, यूनिटलेस डायमेंशन हो गया, सॉरी ये हो गया न्यू का और इसका डायमेंशन 1 हो जाएगा। अब मोमेंटम का डायमेंशन हमने लिखा था ml-t-1 के पावर A का लिख देंगे L स्क्वायर पावर B T पावर C। तो यहाँ से हम पहले आगे m पे लिख देंगे, m के पावर क्या होगा A होगा, L के पावर क्या होगा A प्लस 2B, T के पावर क्या होगा -A होगा प्लस C होगा, ये आएगा राइट हैंड साइड। और अगर लेफ्ट हैंड साइड ये है और ये दोनों बराबर हैं तो हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं A इज इक्वल टू 1, A प्लस 2B इज इक्वल टू -1 माइनस A प्लस C इज इक्वल टू -1। तो इन दोनों के हेल्प से ये यहाँ पे 1 पुट करेंगे, हो जाएगा -1 -2 हो जाएगा, B इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। और इन दोनों के हेल्प से निकलेगा क्या, ये -1 प्लस B इज इक्वल टू -1, C इज इक्वल टू 0। सो A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू -1, C इज इक्वल टू 0। ये 3 आ गया तो हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, न्यू इज इक्वल टू K P द पावर A P द पावर 1 A द पावर B मीन्स कैपिटल A पावर B -1 एंड C मीन्स T द पावर 0। तो आपका 1 -1 0 1 -1 0 ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। तो इस बेसिस पे इस टाइप 7 पे ये क्वेश्चन है, ये आपका आया है 2022 में जेईई मेंस। अब हम देखते हैं न्यू टाइप नंबर 8, यूनिट वैल्यू मिक्स्ड। ये डायमेंशन से डायरेक्ट लिंक नहीं है बट आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। लाइक डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम में कितना है 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इन सिस्टम ऑफ यूनिट एक न्यू सिस्टम हमने बनाया जिसमें लेंथ है, जिसमें लेंथ इन न्यू सिस्टम
क्या है, 1 लेंथ इन न्यू सिस्टम इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इन सीरीज एंड यूनिट ऑफ मास, मास का जो न्यू सिस्टम में है वो 1 ग्राम ऑफ मास में 1 यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम इज इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ Cg। देन फाइंड द डेंसिटी ऑफ मटेरियल। सो हमें यहाँ से मटेरियल की डेंसिटी फाइंड करनी है, तो ये होगा ये 4 ग्राम सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये ग्राम में हो जाएगा 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/100 ml, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10 ln। तो ये हो गया 4 इंटू ग्राम, ग्राम इसका तो क्या है 10⁻⁻2 m and upon सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 10⁻⁻1 होल स्क्वायर ln। तो ये आपने निकाल लिया 1 सेंटीमीटर का बराबर क्या हो गया, और ये आपका 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर हो गया। अब ये है आपका 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 4 इंटू 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻⁻2 mn अपॉन 10⁻⁻1/3 ln। सो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 3 mn अपॉन ln क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 mn अपॉन ln क्यूब इक्वल टू 40 mn अपॉन ln क्यूब। तो ये आपका वैल्यू है इस यूनिट में। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अब देख लेते हैं ये कौन से ईयर में है। तो ये AIPMT 2011, पहले जो जेई और नीट के एग्जाम होते थे वो स्क्रीनिंग और मेंस तो होते थे, तो ये मेंस एग्जाम में था। तो ये रहे हमारे 8 टाइप के क्वेश्चन। तो ये 8 टाइप के क्वेश्चंस जो आपसे फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं यूनिट एंड डायमेंशंस चैप्टर में। तो ये आपका कंपाइल वर्जन रहा। पहला टाइप हमने देखा क्या, डायमेंशनल फार्मूला। दूसरा टाइप क्या है, आइडेंटिफाई सेम डायमेंशन एंड मैच द करेक्ट डायमेंशन। तीसरा ये रहा। चौथा आपने देखा इस टाइप में कि इसका और इसका और फोर्स का सेम रहेगा ये, ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, क्योंकि सिमिलर टाइप के फिजिकल क्वांटिटी में हम सिमिलर टाइप का फिजिकल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। टाइप 5 में डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी लाइक अल्फा, बीटा, these are the unknown quantities, so you need to find it by using the dimensional analysis formula and principle of homogeneity. And type 6 is dimension from formula, like कोई फार्मूला दिया रहेगा या फिर कोई पूछ देगा आपको लेटेंट हीट निकालिए, परमेबिलिटी निकालिए, इलेक्ट्रिक करंट, वोल्टेज, इन सब का निकालिए, जो डायरेक्ट बोल के डायरेक्ट आपको निकालना पड़ेगा गिवन फार्मूला। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। और डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जो ये बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन माने जाते हैं। आपको डिराइव करना पड़ता है, एक नया सिस्टम बनाना पड़ जाएगा एग्जिस्टिंग सिस्टम से, उसमें हेल्प करता है। और ये 8वां टाइप का डायमेंशन में नहीं है, बट इसमें यूनिट कन्वर्जन फ्रॉम वन डायमेंशन टू अनदर डायमेंशन में बी द एग्जिस्टिंग वन और सम न्यू डायमेंशन। अगर नए डायमेंशन की बात करेंगे तो आपको बताएंगे कि पुराने वाले डायमेंशन से क्या रिलेशन है उसका, तभी तो आप वैल्यू कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये हो गया आपके क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कुछ फंडामेंटल फार्मूले जिनके डायमेंशंस भी हम देखेंगे। अगर आपको याद रहेंगे डायमेंशन तो और अच्छे से आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कुछ चुने हुए जो टॉप के डायमेंशन है उनको आप याद कर लीजिए। ये रहे डायमेंशन जिनके डायमेंशनल फार्मूला इधर दिए हैं। ये हाई यील्ड कांस्टेंट है, मीन्स ये जो कांस्टेंट यूज होते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट में, उसमें जैसे आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ये रहा आपका। अगर नहीं आता तो आप यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। तो आपको अगर याद होगा तो और बढ़िया है, नहीं याद होगा तो आपको पता होना चाहिए कहाँ से डिराइव करें, ताकि टाइम मिलने पे आप इसको सॉल्व कर पाए इजीली। और ये रहे आपके स्प्रिंग कांस्टेंट जिस पे हमने क्वेश्चन भी किया था। सरफेस टेंशन जो आपके फ्लूइड वाले चैप्टर में आता है। विस्कोसिटी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, स्टिफिन कांस्टेंट, विंग कांस्टेंट, ये आपके थर्मल फिजिक्स में से। अब इसमें आप एक ये फार्मूला याद कर सकते हैं। आपका आर का पता रहेगा तो आप केवी मींस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, क्योंकि Na इज डायमेंशनलेस, सो आर एंड केवी। इस फार्मूले से आप कभी इसका यूज करके न्यूमेरिकल वैल्यू भी सॉल्व कर सकते हैं और डायमेंशनल फार्मूला। अब मॉडर्न फिजिक्स में देखेंगे जो इंपॉर्टेंट कांस्टेंट होते हैं, एक हो गया आपका प्लैंक कांस्टेंट, ये हो गया आपका रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट है तो सेम ही रहेगा, बट ये क्योंकि वेरिएबल से डिवाइड हुआ है 2 पाई, सो इसके फार्मूले दोनों के सेम ही रहेंगे। डीके कांस्टेंट टाइम होता है, आपने देखा होगा ना, जो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और ये मॉडर्न फिजिक्स में भी पढ़ते हैं लाइफ टाइम का, तो डीके कांस्टेंट होता है। और आपका हो गया रिडबर्ग कांस्टेंट, तो ये यूनिट हो गई इसकी। रिडबर्ग कांस्टेंट ये यूजुअली यूज नहीं होता जल्दी, बट आप इसको याद रखेंगे, मैं भी पूछ सकता है ये IQ। और इलेक्ट्रोस्टैटिक
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के देखेंगे तो ये कांस्टेंट हो गया एक इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से आता है हमारा सेम भाई। तो आप देखते हैं F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसका ही इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिक करंट में होता है, फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रिक करंट इज K M1 की जगह यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन बोथ स्क्वायर। सो K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर आप K का डायमेंशन इन दोनों से निकाल लेते हैं तो आप एप्सिलॉन का भी निकाल लें, जस्ट 1/, ये हो गया आपका। तो दूसरा न्यून परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, इसका भी फार्मूला याद रहेगा तो आप इजीली निकाल सकते हैं। और ये कुछ फंडामेंटल फार्मूले हैं जो आप याद करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। सिमिलर जैसे ये भी है, आपको ये पूरे रटे हुए होने चाहिए। टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सरफेस टेंशन, ग्रेविटेशनल फील्ड, रेजिस्टेंस, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, स्ट्रेस, इम्पल्स, यंग मॉडुलस, रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। अगर आपको ये फार्मूले डायरेक्ट नहीं याद है तो कोई 2 या 3 फार्मूले लीजिए, 2 या 3 पैरामीटर लीजिए, फिर उसमें से किसी का फार्मूला याद करके आप किसी के फार्मूले को डिराइव कर सकते हैं आसानी से। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं, आपको जल्दी याद नहीं होता, तो आप ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशन इन चैप्टर ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। सो डायमेंशन से क्वेश्चन बहुत आते हैं इस चैप्टर में, मेजॉरिटी पोर्शन इसी से पूछे जाते हैं। तो आप इसको अच्छी तरीके से कर लीजिए, आप PYQ सॉल्व कर लीजिए। और जो बचे हुए PYQs हैं, वैसे मैंने बताया था 131 के अराउंड जो था जे मेंस में आया था, एंड 30 के अराउंड आई थिंक नीट यूजी में आया है। तो जे मेंस वाले जो एस्पिरेंट है वो यही सॉल्व करें, बट जो नीट वाले एस्पिरेंट है वो 30 के अलावा जो जेई मेंस के पूछे गए हैं क्वेश्चन उसको भी सॉल्व करें, क्योंकि उससे उसको हेल्प मिलेगी, तो वो अपने प्रिपरेशन में मार्क्स गेन कर सकते हैं। आज का ये टॉपिक फिनिश हुआ, फिर मिलते हैं किसी अगले चैप्टर में। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।